देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम एआई ह्यूमनॉइड सीईओ, रोबोट सीईओ कौन बना? इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट लिख लेना है यहाँ पे, ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। ह्यूमनॉइड रोबोट, तो ह्यूमनॉइड रोबोट पहली बार एक पॉलिश कंपनी है और इस कंपनी का नाम है हैंसन रोबोटिक्स। ये जो पॉलिश कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स ने कार्टाजेना कोलंबिया में इन्होंने पहला सीईओ, सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, सीईओ होते हैं ना कंपनी में, सीईओ की एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन की पोस्ट पे इन्होंने एक रोबोट को अपॉइंट किया है, ठीक है। उस रोबोट का क्या नाम है? मिका, ठीक है। तो रोबोटिक्स का जो है, और ये ऐसा वैसा रोबोट नहीं है, एआई जनरेटेड है, ठीक है, एआई ह्यूमनॉइड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है। और इस रोबोट को उन्होंने सीईओ अपनी कंपनी में, जिस कंपनी का नाम है हैंसन रोबोटिक्स, कार्टाजेना कोलंबिया में इन्होंने इसको नियुक्त किया है। तो यू कैन से कि आने वाले टाइम में ह्यूमंस विल बी लेस और रोबोट्स विल बी मोर, ठीक है। एंड दिस इज रियलिटी, दिस इज अपकमिंग ट्रूथ कि हर जगह एआई जो ह्यूमंस है उनको रिप्लेस कर लेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी सिस्टम आ रहे हैं सब में क्या कर रहे हैं एआई। अगर कहीं पे कोई भी काम चल रहा है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अभी चैट जीपीटी ये सब आ गया है, ये भी, और उसके साथ साथ अभी ये जो इन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है, तो जो नॉर्मल काम है, जैसे कि तुमने देखा होगा सफाई करने से लेकर के या ऑफिस का काम तक सब रोबोट करेंगे। तो एक आने वाले टाइम में हमें रोबोट ज्यादा दिखाई देंगे और ह्यूमंस कम, क्योंकि ये रिप्लेस होने वाला है, बिकॉज ये साइकिल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो पहला रोबोट जो है जिसको सीईओ भी बना दिया गया, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर भी नियुक्त कर दिया गया है, ये है मिका नाम का एक रोबोट है। और इसको इन्होंने पॉलिश कंपनी, पॉलिश मतलब पोलैंड की एक कंपनी है, उसने इन्होंने इसको नियुक्त किया, ठीक है। तो दिस इज द, और एक और चीज है वही डीप फेक वाली मैंने बताई थी ना तुमको, तुमने देखी हो डीप फेक? डीप फेक एक बहुत, ये बहुत चर्चा में है। व्हाट इज डीप फेक? ये एआई से ही रिलेटेड है। डीप फेक, पहले तो फेक वीडियो बनती थी, फेक इज अलग, फेक तो तुम निकाल सकते हो, तुम पता चल जाएगा कि ये फेक है, इजीली पता चल जाएगा। बट डीप फेक में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये फेक है until और unless you pay attention to the that particular जो भी चीज क्रिएट हुई है। जैसे इन द केस ऑफ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, अगर तुमने वो वीडियो देखी है, दैट देयर इज अ गोज वायरल वीडियो कि उसमें वो लड़की कोई और है एंड उसके फेस कट पे रश्मिका मंदाना है और लग रही है जैसे ये रश्मिका मंदाना, पर वो रश्मिका मंदाना नहीं थी, वो कोई लड़की है और वो यहाँ की है भी नहीं है, पाकिस्तान या बाहर की है, हाँ। तो एआई से उन्होंने वो वीडियो एडिट करके और वो रश्मिका मंदाना का फेस लगा दिया। तो बहुत बार तो अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ना कि रश्मिका मंदाना ऐसी दिखती नहीं है, बॉडी शेप ऐसी नहीं है उनकी, ठीक है, तो डीप फेक को हम पता नहीं कर, मतलब नॉर्मल बंदा जो होगा ना, कॉमन मैन, वो नहीं अंतर कर सकता डीप फेक में। तो डीप फेक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया हमारे लिए कि इवन अगर सेलिब्रिटीज के साथ ये चीजें हो सकती है तो वी आर तो कॉमन, ठीक है। हमारे फोटो एडिट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, सभी के साथ हो रही है। फोटो एडिट, फोटो तो चलो कॉमन था, एडिट हो जाते थे, अब वीडियो भी एडिट होने लगे। एक टाइम था कि वीडियो में आप छेड़छाड़ नहीं कर पाते थे, जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल था, बट अब वीडियो में भी फेस फीचर, वो सारी चीजें, इवन वॉइस यू कैन चेंज, है ना, जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ गए। तो ये जो डीप फेक है ये भी हमारे लिए कंसर्न है। एआई जो है इसके जितने फायदे हैं उससे ज्यादा इसके नुकसान है, ठीक है। तो ये है, सबसे पहली बात तो ये सबकी जॉब ले जाएगा अगर ये चीजें हमारे यहाँ इतने सारे, तो इंडिया में वी आर नॉट अप्लाई, हम क्यों अप्लाई इतना नहीं कर रहे हैं? क्योंकि फिर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इजराइल का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो इजराइल का हमने कहा कि उन्होंने अपना जो सिस्टम है वो पूरा एआई से बनाया हुआ है, आयरन डोम वाला। और जब हमस ने वहां पे हमला किया 7 अक्टूबर में 2023 में, तो उनका ये आयरन डोम वाला सिस्टम जो है फेल हो गया था, क्योंकि बेटा एआई जो है उसको टैकल नहीं कर पाई। अगर वहां पे
आर्मी होती जो उसे चला रही होती तो शायद हमला बच सकता था, लेकिन क्योंकि एआई था, एआई फेल हो गया। इतना हमला हुआ, इतना मतलब उन्होंने कितने शायद 5,000 से ज्यादा के रॉकेट्स उन्होंने छोड़े थे, मिसाइल हमास वालों ने, और वो फेल हो गया। तो एआई जो है इसका लिमिटेड एप्लीकेशन भी है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं बनाने वालों को भी सोचना, मतलब बनाने वालों ने तो बना लिया, एआई चल रहा है, बट हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर हमें ध्यान देना है कि कहाँ हमें अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है। अभी सबसे बड़ा एआई तो ये फोन ही लेकर घूम रहे हैं हम लोग, ये हमारी सारी बातें सुन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस से औपचारिक तौर पर निकल गया? तो रशिया है बेटा। एक ट्रीटी साइन हुई थी और ये ट्रीटी 1990 की है, ठीक है, 1990 की। और यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस, ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस इसका नाम था। और ये जो ट्रीटी थी ये थी कि इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और इसमें रशिया भी इसमें मेंबर था, और ये बेसिकली ट्रीटी थी जो न्यूक्लियर आर्म्सेस है, न्यूक्लियर वेपन्स है, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हो या न्यूक्लियर मिसाइल्स हो, ठीक है, मिसाइल्स हो या किसी भी तरह की आर्म हो, आर्म मतलब गन्स वगैरह, सब आर्म्स वर्ड में सब में ये इंक्लूड हो जाता है। तो इसको बैन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रीटी साइन हुई थी, और इस ट्रीटी का जो है रशिया भी पार्ट था एक टाइम पे। बट अभी रशिया ने अभी विड्रॉ कर दिया है इस ट्रीटी से, ठीक है। इससे पहले अभी रशिया ने एक और ट्रीटी से बैन किया है, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, ठीक है, उस वाली ट्रीटी से भी इसने निकल गया। और रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब मिसाइल वाली जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस, इससे भी ये बाहर निकल गया है। अब रशिया का क्या कहना है, क्यों निकल रहा है ऐसी ट्रीटी से? पहली बात तो इन ट्रीटी का मतलब क्या है? जब भी आप कोई संधि साइन करते हो ना, कोई ट्रीटी किसी और कंट्री के साथ या किसी यूनियन के साथ, तो वो जो उसकी शर्तें होती है वो आप पे बाइंडिंग होगी। जैसे कि इसमें एक शर्त ये थी कि आपको न्यूक्लियर वेपन वगैरह अपने खत्म करने पड़ेंगे, इनका यूज नहीं करना, और ना ही आप और टेस्ट कर सकते हैं, ना ही आप और बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रशिया ने जब जब साइन कर लिया था तो इसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन था कि ये नहीं बना सकता था, बट चूंकि अब ये बाहर निकल गया है तो अब ये आराम से बना सकता है, न्यूक्लियर जो भी वेपन्स है उनको टेस्ट वगैरह सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिगेशन था इससे हटने के लिए रशिया ने इससे एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो इससे ये काफी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। क्यों कर रहा है तुम्हें पता ही है बेटा, मैंने बताया बहुत पहले से ही इनकी जंग छिड़ी आ रही है नाटो के साथ। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएस और यूरोप की सारी कंट्रीज जो है, मोस्टली यूरोप की जितनी कंट्रीज है सब इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी है, इंक्लूडिंग तुर्की। और ये बहुत खतरनाक, मतलब एक तरह से ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि इसकी वजह से रशिया को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन रशिया ने अब इन ट्रीटी से ये बाहर हो गया, तो अब इस पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैरीनाग चाय जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य की चाय है? तो बेटा उत्तराखंड की चाय है, जिसका नाम है बैरीनाग चाय। और ये नॉर्मल जो चाय होती है, टी प्लांट जो होता है उस टी प्लांट से नहीं बनाई जाती है, ये दूसरे प्लांट से बनती है बैरीनाग चाय। और इसको अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन वही मैंने बताया कि जिसको भी जीआई टैग मिलता है वो उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी स्पेशलिटी के लिए मिलता है, ठीक है, कि वो स्पेसिफिकली उस रीजन में उगाई जा रही है। तो इसलिए उसकी उस स्पेशलिटी के लिए उत्तराखंड के जो चाय है बैरीनाग चाय, इसको ये मिला है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे फेमस कौन सी चाय है? नहीं, ये तो ब्रांड जगह, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय जो है ये बहुत फेमस है। हाँ, दार्जिलिंग सिक्किम में है, और यहाँ की जो चाय है ये वर्ल्ड फेमस है, और ये मेरे ख्याल से बहुत वन ऑफ दी एक्सपेंसिव टी इन इंडिया और इन द वर्ल्ड आई थिंक मानी जाती है, एक्सपेंसिव टीज में आती है, एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी चाय जाती है। तो दार्जिलिंग की चाय को भी जीआई टैग मिला हुआ है, और अब ये बेरीनाग चाय जो है इसको भी मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा नेशनल गेम्स में बेस्ट एथलीट अवार्ड
मेल में, ये मेल कैटेगरी में है। बेस्ट एथलीट अवार्ड मेल कैटेगरी में किसको मिला है? तो ये श्रीहरि नटराज को मिला है। और गोवा में जो है बेटा हमारे नेशनल गेम्स चल रहे हैं, जैसे अभी हम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, ओलंपिक में करते हैं, सेम ऐसे ही जो हमारी कंट्री में गेम्स होते हैं उन्हें नेशनल गेम्स कहते हैं। और नेशनल गेम्स इस बार हमारे चल रहे हैं गोवा में, जिसमें सभी स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो नेशनल गेम्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करके कॉमनवेल्थ या ओलंपिक या एशियन गेम्स में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें गोवा में बेस्ट एथलीट अवार्ड जिसे मिला है वो है श्रीहरि नटराज। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची बाइक रेस मोंडूरो 3.0 या 0 कहाँ आयोजित हुई? तो विश्व की सबसे ऊंची बाइक रेस जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है, जिसका नाम है मोंडूरो 3.0 या 3.0। नेक्स्ट है नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? इसमें एक ही वर्ड है ब्रॉडकास्टिंग, इसी से तुम समझ जाओगे। व्हाट इज द वर्ड ब्रॉडकास्टिंग मीन्स? ब्रॉडकास्टिंग मीन्स दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट करना। अब ब्रॉडकास्ट किस किस के थ्रू होता था? पहले तो देखो हमारे पास एक ही जरिया था, दैट इज रेडियो, फिर टीवी आया, अब तो फोन आ गया है, मोबाइल फोन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ब्रॉडकास्टिंग डे, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है वो कब मनाया जाता है? 12 नवंबर से। संचार के जो माध्यम है, कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जैसे कि रेडियो, टीवी, मोबाइल, इनके थ्रू जो ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में जो डे मनाया जाता है उसे कहते हैं नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, और ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त युद्धाभ्यास बोंगो सागर 23 और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? तो बोंगो सागर तो नाम से पता चल जाएगा, बांग्लादेश, बोंगो, ठीक है, बिकॉज बंगाली इज देयर लैंग्वेज। 23 और कॉर्पेट, ठीक है, इसका नाम है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, शॉर्ट में कॉर्पेट। ये दोनों जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच आयोजित हुई है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुई है। और कौन से तट पर हुई है? विशाखापट्टनम के तट पर हुई है। विशाखापट्टनम पे, जो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है, ठीक है, और ये तट है। ठीक है, अगर ऐसे इफ यू कैन इमेजिन, तो यू कैन इमेजिन दिस साइड, तो यहाँ ये आंध्र प्रदेश है, समवेयर हियर आंध्र प्रदेश, और यहाँ है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम में ये यहाँ एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम हो गया इंडिया में, और यहाँ पर हो गया बेटा बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में ये हुई है भारत बांग्लादेश बोंगो सागर और कॉर्पेट, ये दोनों एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ईस्टर्न नेवल कमांड, देखो हमारी जो वो है नेवी, ठीक है, वो नेवी ना ऐसे वो की हुई है, डिवीजन किया हुआ है अपनी नेवी का हमने। किस तरह से डिवीजन हुआ है? जैसे कि बेटा इफ यू कैन इमेजिन द इंडिया हियर, और इंडिया, तो इतना हम इंडिया इमेजिन कर लेते हैं अपना। तो जो पार्ट लैंड से घिरा हुआ है उसको तो हमें लेना नहीं है कंसिडरेशन में। ठीक है, तो कौन सा पार्ट लेंगे हम? ये वाला, कौन सा? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। और बेटा फिर हमारा इस साइड भी एक आता है, ठीक है, यहाँ पे है इस
साइड भी हमारा आता है, इसे सेंट्रल पार्ट मान सकते हैं, बट ये आ जाता है हमारा इंडियन ओशन वाला, है ना, इंडियन ओशन। तो अब हमारी जो नेवी है हमारी, वो इन जगहों पर रहेगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे अंडमान निकोबार है तो यहाँ भी रहेगी, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप मिनिकॉय, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है, यहाँ भी रहेगी, और यहाँ भी रहेगी हमारी आर्मी इंडियन ओशन में। क्योंकि बेटा तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो तीनों ओर से ही हमें अपने आप को सेफ रखना है कि हमला कहीं से ना हो जाए। तो इसमें ये कौन सी साइड हो गई? ईस्टर्न, और ये हो गई वेस्टर्न, और इसे कह देंगे सेंट्रल या इंडियन ओशन वाली। तो जो ईस्टर्न साइड की जो कमांड है, हर किसी के नेवल ऑफिसर वो करते हैं अपॉइंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको एक बंदा ही टैकल नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखने में हम सोचे कि पास है, पास नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने में कई दिन लग जाएंगे, ठीक है, तो अलग अलग ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं कि इस एरिया को जो संभालेगा नेवी ऑफिसर वो अलग होगा, और इस एरिया को जो संभालेगा वो अलग होगा। तो जो इस एरिया को ईस्टर्न वाली को संभालने के लिए अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है राजेश धनखड़, ठीक है। राजेश धनखड़ को चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड नियुक्त किया गया है, ये ईस्टर्न साइड के लिए, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं बता दी, ठीक है। और जो ये नेवल कमांड है, वही मैंने जो अभी बताया था एग्जाम्पल, यहाँ विशाखापट्टनम है, तो इनका जो बेस है वो यहाँ पर है विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम। समझ आया कैसे कैसे है? तीन साइड है, तीनों साइड से पानी से है, तीनों साइड पे अपने अपने ऑफिसर हम रखते हैं नेवी के, ठीक है। तो चीफ नेवल कमांड जो है इनको नियुक्त किया गया है राजेश धनखड़ को। हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन किसे नियुक्त किया गया? अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्टर थे यूके में, उनको वहाँ के पीएम ऋषि सुनक ने फायर कर दिया, ठीक है। अब उन मिनिस्टर का नाम मुझे ऐसे उनको रिप्लेस करने के लिए, हाँ, इसमें ये था, हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर सुरेला ब्रेवमैन की जगह के स्थान पर लिख लेना, के स्थान पर। तो इनको जो है पीएम ऋषि सुनक ने निकाल दिया है कि क्या नाम था इनका? सुएला ब्रेवरमैन। तो सुएला ब्रेवरमैन जो है, इनको इन्होंने निकाल दिया, ठीक है, जॉब से निकाल दिया, फायर कर दिया, क्योंकि इन्होंने कुछ पार्लियामेंट में कह दिया था। तो डेविड कैमरून को अब इन्होंने नियुक्त किया है फॉरेन मिनिस्टर के पद पर, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था नहीं, पर बन गया, क्योंकि जो इन्होंने वो किया ना फायर, वो इंडिया की वजह से ही किया है, मतलब शी सेड समथिंग अबाउट इंडिया एंड ही फायर्ड, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, बट वैसे रियलिटी नहीं है। फायर क्यों किया है? देखो, जो न्यूज में तो ये चल रहा है कि उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं था। लाइक कि वो बहुत, कहते हैं ना कि किसी भी पार्टी में कोई बहुत आउटस्पोकन होता है। आउटस्पोकन मतलब बहुत ज्यादा अपनी बात को बहुत ज्यादा रखने वाला, है ना, या बहुत ज्यादा तर्क वाली, या कहते हैं ना निंदीय बातें जो रखता है, क्रिटिसिज्म वाली बातें कुछ ज्यादा जो रखते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो वो उनमें से गिनी जाती थी, ठीक है। शी इज अ लेडी, सुएला ब्रेवरमैन, और उनकी जो टिप्पणियां है जो पार्लियामेंट में वो कहती है, वो सब देख के ऋषि सुनक उनको किसी बात से उनको लग गया कि अब इनको फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इनको हटा के डेविड कैमरून को इन्होंने रखा। नेक्स्ट, नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो बेटा मैंने पढ़ाया था तुमको नालसा, कौन से आर्टिकल के तहत था ये? बीपीएसपी में आर्टिकल 39A के तहत था कि फ्री और लीगल एड दी जाएगी गरीबों को। फ्री और लीगल एड मतलब दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एन एडवोकेट, दोज हु कैन नॉट पे द कोर्ट फी, उनके लिए कोई अपॉइंट, मतलब गवर्नमेंट ही उनको एडवोकेट देगी, ठीक है। तो नालसा का जब गठन हुआ था, ये हुआ था 9 नवंबर 1987 को, और इसी दिन को हम नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में भी
पीए है। अब इसकी पूरी कहानी मुझे नहीं पता क्यों हटाया है, बस अभी तक जो बात सामने आई है वो यही है कि उनकी जो स्पीच थी वो कुछ रिटोरिक टाइप की है, मतलब जो कि निंदनीय होती है, ज्यादा क्रिटिसिज्म वाली होती है, इसलिए पीएम ने उनको हटा के डेविड कैमरून को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो दिस इज डन। और रिवाइज करते रहना